हम शार्क टैंक के इतिहास में पहली कंपनी है जो आईपीओ लेके आएगी। मैं आपके यहाँ पे कमिट करके जा रहा हूँ कि आपको 6 महीने में ज़ोरको के आईपीओ की न्यूज़ मिलेगी। तो जब से एपिसोड आया है तब से आपने कुछ ऐसा सडन राइज देखा है कि आपके आउटलेट से बहुत लोग आ रहे हैं? पूरे साल जितने लोग आते थे उतने ये 3-4 दिन में आए और एक हफ्ते में भी आए। आप इतने एडमेंट क्यों थे? आप इतने मतलब अड़े क्यों हुए थे कि मेरे को घंटों की कमिटमेंट चाहिए? ऐसा क्यों था? आपको वो आवर्स क्यों चाहिए थे उनके? क्योंकि मुझे पता है कि अगर जब तक आप पिच पे हो तब तक खेलते रहो। सिंपल है। ट्रू। बट क्या आपको लग रहा है आप खेलते हुए हिट विकेट हो गए? सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शार्क टैंक फाउंडर से जिन्होंने सिर्फ 17 महीने में 150 से ज्यादा फास्ट फूड आउटलेट्स खोल दिए और 150 करोड़ की कंपनी बना दी। इनका शार्क टैंक पिच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां उन्हें ऑलमोस्ट अमन और रितेश से इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे अमन ने अपना चेक फाड़ दिया और रितेश ने इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया। मैं बात कर रहा हूं ज़ोरको के सुपर एनर्जेटिक फाउंडर आनंद नाहर की। लेकिन ये पॉडकास्ट सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वाली वीडियोस पसंद आती है। मैं हर हफ्ते ऐसे ही न्यू शार्क टैंक फाउंडर्स के साथ वीडियोस लाता रहूंगा। सो इस वीडियो में हमारे 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख भी नहीं, इस वीडियो में हमारे करोड़ों व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमारे गेस्ट है ज़ोरको के को फाउंडर और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त आनंद भाई। क्या हाल आनंद भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। मान ना मान, मैं तेरा आयुष्मान। अरे थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है शार्क टैंक में आप आए हो? कैसे लाइफ कैसे बदली है शार्क टैंक के बाद? क्या आपको लोग पहचान रहे हैं कि मैंने आपको देखा है या क्या है? गजब पहचान रहे, मतलब ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा। बट अपन वैसे ही है जैसे पहले थे। ओके। बट मजा आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा फनी सा मोमेंट हुआ है, किसी ने आपको पहचाना हो, आपकी कोई लाइन बोली हो आपको? हाँ, मतलब लोग ऐसे देखते और देखते रहते उनको ऐसा लगता है माइंड में इसको कहीं देखा है। हाँ, लेकिन उनको ये याद नहीं आता इसको कहाँ देखा है ऐसा। लेकिन जब भी मैं आउटलेट पे होता हूँ, किसी भी आउटलेट पे जाता हूँ, तो वहां पे तुरंत उन लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो शार्क टैंक पे देख के आए होते। और आउटलेट पे भी आके पूछते हैं कि आपके वो को फाउंडर से वो कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हमारा जो मेन वाला आउटलेट है वेसु पे, अच्छा, वहां पे लोग आके पूछ रहे हैं अच्छा कि मिलना है। कुछ लोग ऑफिस पे आ जा रहे हैं, तो लोग आउटलेट में आ रहे हैं कि मेरे को आनंद भाई, अमृत भाई से मिलना है। अच्छा। ऑफिस पे लोग आ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, आके मतलब रिसेप्शन पे बोल रहे हैं कि भाई हमें इनसे मिलना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, उनसे मोटिवेशन लेना है। ये इस तरह की बातें आ रही है। बढ़िया लग रहा है, मतलब बढ़िया तो लगेगा। काफी अच्छा था आपका एपिसोड। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था। इनफैक्ट जब आपका एपिसोड आया था मैंने 2-3 दिन तक नहीं देखा था, मैं तब थोड़ा पीछे चल रहा हूँ एपिसोड वाइज। तो मेरे को मेरी टीम में अंगद यहाँ खड़ा है, तो इसी ने बोला था कि यार ज़ोरको को बुलाते हैं ना, ज़ोरको को बुलाते हैं। मैंने कहा देखता हूँ मैं एपिसोड तो देख लूँ क्या है। फिर मैंने जब आपका एपिसोड देखा तब मुझे रियलाइज हुआ क्यों सब मेरे को बोल रहे थे यार ज़ोरको को बुलाओ, आप ज़ोरको को बुलाओ, ज़ोरको से मिलना है। तो जब से एपिसोड आया है तब से आपने कुछ ऐसा सडन राइज देखा है कि आपके आउटलेट से बहुत लोग आ रहे हैं? सेल डबल हो गई है। ये जो संडे गया हमारा, हाँ, तो ये संडे एक्सट्रीमली हमारा क्या संडे सबसे अच्छा हाईएस्ट फुटफॉल रहता है। तो संडे को जो हमारी सेल रही वो डबल रही। अच्छा। हाँ, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स। कैसे, अगर आप क्वांटिफाई कर पाओ कि इतनी नंबर करोड़ों हम बेचते थे अब इतना हो गया, या इतना फुटफॉल था अब इतना हो गया? मतलब क्वांटिफाई में अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो हम मोटा मोटे 8 से 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल रोज बेचते हैं। ओके। और आज मतलब उस दिन हमने लगभग इसका 20 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बेचा है। अच्छा, इतना फर्क आया है। और जिस दिन 8 लाख का बिक रहा था उस दिन 16 लाख का बेचा है। अच्छा। हाँ, इतना फर्क आया है रॉ मटेरियल का जो हम सप्लाई करते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल डबल हुई है हाँ, तो मतलब वहाँ पे सेल भी डबल हुई है और होगी। हमें ये पता भी चलता है। हाँ। और अभी जैसा मेरे को याद है आपने कहा था आपकी 150 फ्रेंचाइजी थी जब आपने पिच मारी होगी। तो आपने कुछ उसमें देखा है राइस की अब लोग फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बहुत, पूरे इंडिया से मतलब लगभग 14,000 जितनी एप्लीकेशन हमारे पास है। 14,000 एप्लीकेशन आई आपकी पिछले 3-4 दिनों में? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर 1 वीक के अंदर 14,000 एप्लीकेशन आए। और कॉल्स तो कितना है पता नहीं है। ओके। एप्लीकेशन तो वो है जो लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी। वो 14,000 एप्लीकेशन आई है। अच्छा। और बीच में तो हमारी तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स है नहीं। तो हमारा जो बेस था वो कम कंज्यूमर के लिए ही था। ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि वेबसाइट क्रैश के कगार पे पहुंच गई। अच्छा। पूरे साल जितने लोग आते थे उतने ये 3-4 दिन में आए और एक हफ्ते में भी आए। तो वैसे टोटल आपके लाइफ टाइम कितने फ्रेंचाइजी एप्लीकेशंस रहे होंगे? और अब कितने? 14,000 तो अब हो गए। वैसे टोटल कितने रहे थे आपके?
वैसे रेगुलरली हमको महीने के अंदर 1000 क्वेरीज आती थी। अच्छा, 1000 वैसे भी आ रही थी महीने की? हाँ, महीने की 1000 क्वेरी तो हमारे को हमेशा आ रही थी, है ना। मतलब दिन की 30-35 क्वेरी हमारे पास हमेशा ऑल इंडिया से आती है। अच्छा, कुछ ना कोई। तो टेक्निकली साल की 12,000 क्वेरी हुई, और अब 7 ही दिन में 14,000। और इसमें 7 ही दिन में 14,000 क्वेरी हो गई। मतलब पूरे साल का जो काम हो रहा था वो काम एक हफ्ते में, उसमें एक हफ्ते में हो गया। और अभी तो और बढ़ेगा, और लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। मतलब हमने सोचा नहीं था ऐसी ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे कौन सी ऐसी लोकेशन है अलग सी कुछ? हाँ, जैसे एकदम शिमला, मनाली। हम ऐसा सोचते थे। मैं एक बार शिमला घूमने गया था, तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ जोरको तो कैसे मजा है। हाँ, ऐसा ठंडी ठंडी में खाएंगे गरम गरम बर्गर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वहां पे अगर आपका आउटलेट है तो अगर आउटलेट तो परफॉर्म करेगा ही, उसके साथ साथ उसकी जो मार्केटिंग ब्रांडिंग होती है, क्योंकि पूरे देश से वहां पे लोग घूमने आते हैं। करेक्ट। तो जो ब्रांडिंग होती है वहां पे वो अलग ही लेवल पे होती है। तो वो चीज टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जैसे अगर आपके कोई अप्लाई करता है, अब ऐसे इतनी एप्लीकेशंस आ रही है, तो आप लोग रिव्यू किस हिसाब से करते हो कि यार इसको फ्रेंचाइजी में दूंगा, इसको नहीं दूंगा? किस हिसाब से होता है वैसे? वो सामने वाला, हम लोग ये देखते हैं, हम लोग फूड ट्रेनर बनाने बैठे हैं। फूड ट्रेनर जैसे ट्रेनर एंटरप्रेनर होता है। अच्छा, फूड ट्रेनर, दिस इज फूड ट्रेनर। हाँ। ऐसा बंदा या बंदी जिसको फूड में इंटरेस्ट है, उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। और एक क्राइटेरिया हमारा 35 के नीचे एज होनी चाहिए। अच्छा। अगर कोई एज वाला होता है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट उनको कन्विंस करना, मतलब उनको ये समझाना कि फ्रेंचाइजी को इस तरह से फंक्शन करो या हमारी गाइडलाइन फॉलो करवाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। वो लोग अपने मन से ही करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, है ना, नए ऑफर्स बताओ। तो वो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो वो कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी एज वाला बंदा है, 50 वाला है, 60 वाला है, तो वो रेगुलर नहीं करेगा। थोड़ा कर भी देगा, नहीं भी करेगा, और वो बोलता है कि भाई ये सोशल मीडिया से क्या होता है। और आप देख रहे, आप जानते हो कितना पावर है सोशल मीडिया में। बहुत पावर है, करेक्ट। आप मेरे सामने बैठे हो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वरना आप कहाँ टाइम निकालते मेरे लिए? तो ये एक पावर है सोशल मीडिया का। करेक्ट। तो ये चीज 35 के नीचे वाले जो है उन सबको समझाना बड़ा आसान है। करेक्ट। और उसके ऊपर वालों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमारा ये टारगेट है कि 35 के नीचे वालों को जल्दी हम, मतलब फ्रेंचाइजी, अगर 2 ऑप्शन है हमारे पास सेम एरिया में, 35 के नीचे वाले को जल्दी हम मतलब प्रायोरिटी में रखेंगे। करेक्ट। मेरे ना फ्रेंचाइजी के अराउंड बहुत सवाल है, क्योंकि है ना हम लोग बहुत सुनते हैं एज एन अनकंज्यूमर की फ्रेंचाइजी क्या होती है। तो मेरे दिमाग में बहुत सवाल है जिस पे हम अभी थोड़ा आगे जाके आएंगे। बिल्कुल। उससे पहले लेकिन मेरे को ये पूछना है कि ज़ोरको के बारे में डिफरेंट क्या है, बोथ एज अ ब्रांड, क्योंकि फास्ट फूड चेन्स तो बहुत सारे हैं। सही बात है। तो आपने जब शुरू करा, कुछ आपने सोचा होगा, आपका जैसे शार्क टैंक पे पॉइंट था कि लोग बाहर जाते तो उनका यार 2-2.5 हज़ार खर्चा आता है। बिल्कुल। बट तब मेरे थॉट आया था कि यार ऐसा बंदा तो मैकडी भी जा सकता है, बर्गर किंग भी जा सकता है। सही बात है। तो वो ज़ोरको अलग क्या कर रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये भी है इसके साथ साथ कि आपके में ऐसा क्या अलग है कि आपके 17 महीने में तो 150 आउटलेट तो आपने खोल दिए और हजारों तो एप्लीकेशन आई है। बिल्कुल। तो आप लोग अलग क्या कर रहे हो? अलग बहुत बड़ी चीज हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो बहुत ही रिजनेबल है। मतलब अच्छा, 8-9 लाख रुपए में कोई भी आदमी अपना फूड का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो इतना रिजनेबल फ्रेंचाइजी मॉडल कोई अवेलेबल ही नहीं है। ओके। अगर मैं मैकडोनल्ड से कंपेयर करूं, हाँ, या कोई और चलो छोटे वाले चेन से, तो उनका कितना लगता है? उनमें लगभग 2.5 से 3 करोड़। जैसे मैकडी का आपने 2.5 से 3 करोड़ लगेगा? मैकडी इज 3 करोड़। अच्छा। तो आप उतने में तो ज़ोरको के अंदर पूरे स्टेट में कर दोगे, मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी ले लोगे। करेक्ट है ना। हाँ। मतलब वो 3 करोड़ का खोल रहे हो, उसमें भी आपकी कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये होगा नहीं होगा या कुछ भी है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको फूड का काम करना ही था। अगर आप खुद का भी करते हैं तो भी 8-9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता। करेक्ट। तो सामने वाला ये सोचता है क्यों ना फिर मैं ब्रांड से जुड़ जाऊं। मैं तो फूड का ऐसे भी करने वाला था, तभी भी मेरा 8-9 लाख लगता। मैं ब्रांड से जुड़ रहा हूँ तो भी 8-9 लाख लग रहा है। तो मैं ब्रांड से जुड़ जाऊँ ना, कम से कम ब्रांड वैल्यू तो मिलेगी मुझे, और प्लस SOPs मिलेगी, जो टाइम है वो बचेगा। और 3 जो सबसे बड़ी यूनिक चीजें हमने चेंजेस करी है। पहला है नो रॉयल्टी नो प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा। सारी फ्रेंचाइजीज रॉयल्टी लेती है 5%, 6%। मतलब महीने का अगर आपका 3 लाख रुपए का सेल है तो वो आपसे 5% रॉयल्टी लेगी। अच्छा। दैट इज 15,000 रुपया महीना हो गया, साल का 1,80,000 रुपया हो गया। करेक्ट। हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आपकी जीत में ही हमारी जीत है। आपका सेल बढ़ेगा तभी आप मुझसे रॉ मटेरियल लोगे। करेक्ट। ठीक है।
और आपका सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आपको ही होगा। तो आपका सेल बढ़े तो ही मेरा रॉ मटेरियल जाएगा। करेक्ट। तो आपकी जीत में मेरी जीत है। बट थोड़ा सा ये काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? जैसे मैं अगर सोचूं, मैं अगर फ्रेंचाइजी खोलूंगा, मैं चाहूंगा कि ओनर मेरे से प्रॉफिट शेयरिंग ले, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो वो भी पैसा कमाएगा। हाँ, तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा कि तुम कमाओ ना कमाओ मुझे नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि मेरा उसमें कुछ शेयर नहीं है। हाँ, लेकिन रॉ मटेरियल तो हमारा ही सप्लाई है ना। करेक्ट, रॉ मटेरियल आप। हाँ, मेन ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई हमारा है। अगर आप कमाओगे, समझो आपकी सेल बढ़ी, आपकी सेल अगर 5 लाख रुपए महीना है, तो आप रॉ मटेरियल भी तो हमसे ज्यादा खरीदोगे। करेक्ट। और आपकी सेल अगर कम होगी तो रॉ मटेरियल आप हमसे कम खरीदोगे। तो आप जीतोगे तो ही मैं जीतूंगा। करेक्ट। अगर आपकी सेल नहीं हो रही तो आप मुझसे रॉ मटेरियल नहीं लोगे। लेकिन रॉयल्टी में ऐसा नहीं है। रॉयल्टी में अगर आप महीने की 50,000 भी सेल कर रहे हो या महीने की 10,000 भी सेल कर रहे हो, उसको तो आपको 5% देना ही है। तो यूजुअली जो ये फ्रेंचाइजी वाले मॉडल्स होते हैं उनका वैसे क्या क्या कॉस्टिंग होता है सारा? हाँ, उनका क्या क्या होता है? उनका पहले तो ब्रांड वैल्यू के 6-7 लाख रुपए ले लेते हैं। अच्छा, कोई भी छोटा मोटा ब्रांड व्यू, हाँ, अपफ्रंट फीस फॉर ब्रांड नेम। अच्छा, दैट इज अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड वैल्यू। ओके, है ना। कि अगर मेरे को अपनी दुकान में आपकी ब्रांड लगानी है, ब्रांड का नाम लगाना है, तो उसका 6-7 लाख रुपया मैं ले लूंगा। मतलब लोग ले लेते हैं पर मंथ या अपफ्रंट फीस? अपफ्रंट फीस, वन टाइम नॉन रिफंडेबल जो फीस होती है लोग ले लेते हैं। ओके। हमारा वैसा नहीं, हमारा 3,99,000 रुपीज का पैकेज है। इसके अंदर हम ब्रांड वैल्यू भी देते हैं, किचन की 50+ स्मॉल एक्सेसरीज देते हैं, फर्स्ट टाइम का 400 kg रॉ मटेरियल देते हैं। अच्छा, हाँ, 400 kg रॉ मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा। प्लस स्टाफ की ट्रेनिंग देते हैं, एथिकेट ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद जोरको की टी शर्ट हो गई, कैप हो गए, जोरको का फ्रॉक हो गया, ये सब चीजें भी देते हैं। तो ये पूरी सब कुछ 399 में हमारा इंक्लूडेड है। और उसके अलावा हमारा एक मॉडल है 799 का, मतलब 7 लाख का। अच्छा। उसके अंदर हम आपको सारे किचन के इंस्ट्रूमेंट आ गए, 250 से 300 कारपेट है अगर आपका, तो सारा फर्नीचर भी आ गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहीं पे, कारपेट कितना होता है? आपने उसमें भी कहा था कि एक कारपेट का प्राइस 100 रुपए चल रहा है शायद। तो एक कारपेट कितना होता है? व्हाट इज वन कारपेट? 1 स्क्वायर फीट जो यूजेबल एरिया है, हाँ, दैट इज कारपेट। अच्छा। जैसे हम बिल्डर के पास कोई भी फ्लैट लेने गए, या कोई भी आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लेने गए, तो टेक्निकली हो गया, समझ लो उसने आपको 200 स्क्वायर फीट की जगह दी, तो अलग अलग सिटी वाइज अलग अलग इसमें परसेंटेज कटता है। अच्छा, मतलब आपने 100 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी तो आपको यूज करने के लिए हो सकता है 55 ही मिले। ऐसा कैसे? बाकी 45 कहाँ गया? बाकी 45 जो आप पार्किंग स्पेस हो गया, या एक कॉम्प्लेक्स बनाया तो उसमें बीच में जो स्पेस रखते हैं, जैसे अगर दीवार लग गई उसमें बीच में, तो दीवार लग गई, या और भी जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्स में आपको दिखती है, जो बाहर की से, मानो आपने सीढ़ी निकाली, तो सीढ़ी में आपकी कुछ स्पेस गई, तो बिल्डर जो होते हैं वो स्पेस आपके अंदर से काउंट की जाती है। हाँ। तो कारपेट इज ओनली यूजेबल एरिया? कारपेट इज यूजेबल एरिया। अच्छा, मतलब आप कभी भी किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे या किसी से भी जाएंगे तो आपको बताएगा कारपेट एरिया और जो स्क्वायर फीट का हम भाव पे कर रहे हैं, दैट इज बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, हाँ। और ये डिफरेंस तो एक अलग डिफरेंस तो विनीता को भी आपने पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने 75,000 रुपए में लिया था किसी जगह पे, 70,000, और सूरत में ही। हाँ, सूरत में ही लिया था। उनने बोला अब सूरत का तो यार हम लोग को सालों से पता है, हम यही पले बड़े हैं। बट ऐसा कैसे है कि अगर आपको 25,000 में वो जगह मिल रही है, और विनीता की तो चलो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास तो होगा प्रॉपर तरीका सस्ता भी कराने का, तो उनको ट्रिपल रेट पे कैसे हो गया? बड़ी कंपनियों को हमेशा महंगे में चिपकाया जाता है, तो ये बेवकूफ बना देते हैं। वो कैसे होता है? देखो, उनके पास फंडिंग है, पैसे पड़े हैं, खूब सारा पैसा पड़ा है ना, तो उन लोग खुद तो कुछ करते नहीं है। अपने लोग तो यार मतलब 10,000 बचाने के लिए भी 10 बार नेगोशिएशन करते हैं। करेक्ट। उन लोग क्या करते पता है? एक एजेंट को पकड़ते, उसको बोलते भाई मेरे को ये जगह चाहिए, फटाफट उनको मतलब काम करना है, जो बोला उसमें डन किया, आगे बढ़ गए। तो मान लो लेट से मैं आगे जाके कोई कंपनी खोलता हूँ, मेरे को ऐसे किसी दूसरे शहर में अपनी एक जगह चाहिए, व्हाट कैन आई डू कि मेरे को अच्छे रेट ही मिले, मेरे को ऐसे एजेंट के चक्कर में कुछ चिपकाया ना जाए महंगा अमाउंट? आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एक टीम आपकी खुद की लगानी पड़ेगी जो थोड़ा सा रिसर्च करे कि ग्राउंड लेवल पे क्या रेट चलता है और कहाँ तक नेगोशिएशन होता है। देखिए, हर एरिया में एक रेट होता है जो लोग बताते हैं कि ये रेट है, और एक होता है नेगोशिएशन। अच्छा,
सामने वाला आपको हमेशा, आप कभी भी कुछ भी लेने जाओगे ना रियल एस्टेट में, तो ये कोट करने का रेट होता है कि ये फ्लैट है तो ये 3 करोड़ का है या ये इसका है। लेकिन आप जब ऑन टेबल नेगोशिएशन के लिए बैठोगे तो हो सकता है वो 2.5 तक आए, हो सकता है 2.25 तक आए। तो नेगोशिएशन जो पार्ट है वो आपको समझना होगा कितनी गुंजाइश है। कुछ लोग ऐसा भी होता है जो 10% ही नेगोशिएशन करते हैं। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 40% भी नेगोशिएशन कर लेते हैं। अच्छा, कि 1 लाख का अगर है तो 60,000 में मिल देंगे। अच्छा, कि वो स्टार्टिंग में कोट उनका मतलब हाई रहता है। हाँ, तो नेगोशिएशन बहुत बड़ी चीज है। करना पड़ेगा सबको। आप कितने भी बड़े कंपनी के हो, फिर आप शुरू कर रहे हो, नेगोशिएट करोगे, रेट मिल जाएगा। हर जगह ही होता है। आप हायरिंग से लेके स्टाफ हायर कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, हर जगह नेगोशिएशन तो करना ही पड़ेगा। ट्रू। जैसे काफी नेगोशिएट आपने भी करा था एंड में। हाँ। कि मेरे को इतने घंटे चाहिए, मेरे को ये, उस पे मैं आऊंगा। उससे पहले मेरे को थोड़ा सा शार्क टैंक का और चीजें पूछनी है कि जब भी कोई भी जाता है किसी भी इन्वेस्टर के पास, या मैं ऐसे सोचता हूँ मैं अगर शार्क टैंक पे जाऊंगा, लेट से अपनी सोशल मीडिया एजेंसी ग्रोथ रॉकेट लेके, तो मेरे को ये शार्क चाहिए और मेरे को ये शार्क पसंद नहीं फॉर सम रीजन, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। आप जब पिच करने गए थे, आपके दिमाग में क्या था कि मेरे को यार ये शार्क मिल जाए ड्रीम सेट, और ये शार्क मेरे को पसंद नहीं है तो ना ही आए, काश आउट ही हो जाए? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था हम लोग को दिमाग के अंदर कि अगर रितेश अग्रवाल आए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा। हाँ, बट आए ही, ये हमको मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हमारा वैल्यूएशन 150 करोड़ की थी। तो हमको हमेशा अपन ने देखा ही है कि इन लोग तो वैल्यूएशन हमेशा गिरा के और इस सस्ते में इनको चीजें चाहिए होती है। करेक्ट। तो हम लोग को यही था कि हमारे वैल्यूएशन पे अगर कोई आएगा तो बढ़िया है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग को मतलब मार्केटिंग तो 12 करोड़ की मिलने वाली है। करेक्ट। सिंपल लॉजिक, बनिया वाला कैलकुलेशन। 12 करोड़ कैसे है 12 करोड़ नंबर? सोनी टीवी पे अगर आपको प्राइम टाइम पे ऐड देना हो। अच्छा। 9 बजे के बाद प्राइम टाइम शुरू होता है। हाँ। 9 बजे के बाद ऐड देना है। अच्छा। 30 सेकंड का 30 लाख रुपए है मोटा मोटा। 30 सेकंड का 30 लाख रुपए लेता है? 30 लाख रुपए रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। आप कितना लेते हो? हम तो लेते ही नहीं। आप कितना देने वाले हो, आप बताओ। आप कितना दोगे? मतलब ये तो 30 लाख रुपए, और बाकी जैसे क्रिकेट वगैरह मैचेस में तो और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा होता है। हाँ, करेक्ट। 30 लाख रुपए तो 30 सेकंड का बहुत नॉमिनल मतलब रेट है ही है सब जगह पे। तो 30 लाख रुपए हमारा जो है उसको आपने इंटू कर दिया। 20 मिनट का पिच 20 चला मिनट होगा। का हमारा पिच चला। हाँ। बाकी सबका 15-17 चलता है, हमारा 20 मिनट चला। वो 1200 सेकंड होते, तो उस हिसाब से 12 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग अपन को मिल गई। करेक्ट। उसके साथ साथ सोशल मीडिया। करेक्ट, मैं बोलने वाला था। हाँ, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे होएगा वो अलग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पे जो मिली वो लगभग 8 करोड़ की मार्केटिंग वैसे ही मिल गई। ज्यादा ही होगी मैं तो बोलूंगा। 8 करोड़ तो आपने शायद अभी तक ही गिना हो। बट अभी तो बहुत करोड़ों की मार्केटिंग आएगी। देखिए तो वो 12, ये 8, 20 करोड़ की एक हफ्ते में निकाल चुके आप मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग। हाँ। तो वैसे जैसे बहुत लोग ना, मेरे को भी लगता है जब जाते हैं तो मेरे को लगता है यार ये इन्वेस्टमेंट लेने शायद नहीं आए हैं, ये मार्केटिंग के लिए ही आए हैं, स्पेशली जब बहुत हाई वैल्यूएशन होती है। आप मेरे को सच बताओ। बिल्कुल, अब तो हो गया शार्क टैंक, ठीक है, अब हो गया जो होना था। चेक फट गया अब तो, है ना? तो अब मेरे को चेक नहीं फटा है। हाँ, मन की किस्मत फटी है। अरे ये खतरनाक लाइन बोली आपने। समझ गए ना? मैं समझ रहा हूँ। वो आपको ध्यान में आ जाएगा, हमारा आईपीओ आएगा। अच्छा। हम शार्क टैंक के इतिहास में पहली कंपनी है जो आईपीओ लेके आएगी। अच्छा, मैं चाहूंगा डेफिनेटली आपका आईपीओ। और ये गुड न्यूज मैं आपको 4 से 6 महीने में दूंगा। 4 से 6 महीने में? यस। अच्छा, ऐसा क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? बस यार इतनी, मतलब हम लोग को ये थोड़ी रिकग्नाइजेशन मिली तो हमें ये लगा कि ये सही टाइम है आईपीओ जाने का। और बीइंग ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, थोड़ा बहुत मार्केट से कनेक्टेड हुई हूँ, तो पता है कि भाई आईपीओ लाया जा सकता है। तो कर देते फिर प्रोसेस शुरू। मेरा ना एक दिमाग में वही चीज आ रही है जो अमन ने और रितेश ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा ही तेज नहीं जा रहे हो क्या? अब मैं ऑब्वियसली आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मेरे को भी एज अ कंज्यूमर दिमाग में थोड़ा आ रहा है कि बहुत ज्यादा ही तेज नहीं चल रहे हम लोग यार, कि 6 महीने में आईपीओ भी आ रहा है हमारा। रफ्तार चाहिए। अच्छा, देखो यार, बचपन से ही है ना तेजी, मुझे मतलब है ना 2 चीजें बहुत पसंद है, एक ऊंचाई और एक रफ्तार। अच्छा, है ना? ऊंचाई बहुत पसंद है और रफ्तार बहुत पसंद है। तो रफ्तार तो चाहिए यार। अगर ये जो भी रिकग्नाइजेशन मिला है, इसको अगर हम मोनेटाइज ना कर पाए, कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट टाइम
टू कैपिटलाइज एंड मोनेटाइज इट। तो आईपीओ तो आएगा ही, है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। आई थिंक पहली बार आप पब्लिकली बता रहे हो शायद? ये फर्स्ट टाइम मैं पब्लिकली बता रहा हूँ। ओके। और मैं चाहूंगा जैसे मैं DRHP हम लोग फाइल करें वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा कि ज़ोरको ने DRHP फाइल कर दिया है, तो आपको तुरंत सबसे पहले मैं मैसेज करूं। थैंक यू सो मच। और आप भी बताइएगा अपने ऑडियंस को। मैं आपके यहाँ पे कमिट करके जा रहा हूँ कि आपको 6 महीने में ज़ोरको के IPO की न्यूज़ मिलेगी। अच्छा। और मेरी कोशिश तो 4 महीने की है। कितना बड़ा होगा वैसे IPO का साइज? कुछ तो सोचा होगा आपने? ये एक्चुअली हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है, मर्चेंट बैंकर के साथ डिस्कस करके फिर सेबी में जाते डॉक्यूमेंटेशन। लगभग आपने कुछ तो फिगर रखी होगी? कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत स्ट्रेटेजिक इंसान हो। आप या तो आप बोल दो कि आई कांट डिस्क्लोज, बट मैं नहीं मान सकता कि आपने थॉट नहीं दिया। आएगा, अच्छा आएगा। इतना है कि आप जो भी पब्लिक देख रहे हैं उनको मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। अर्ली इन्वेस्टिंग हो पाएगी उनकी। और हमको पॉडकास्ट के बदले फ्री अलॉटमेंट तो मिलेगा। अगर हमने प्री IPO किया तो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जितने भी लोग, बट आप प्रीतेश भाई और अमन भाई को भी जरूर कॉल करना फिर। अरे कि आपका तो IPO आया नहीं, हमारा आ गया, आप बताओ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, या मैं आपके में इन्वेस्ट कर देता हूँ। उन तक बात ऐसे भी पहुंच ही जाएगी। ये तो पहुंच ही जाएगी, ये तो जा रही है। इसका जो अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो बना के निकालेंगे वो तो बहुत जाने वाला है। हाँ, और मतलब मुझे रितेश अग्रवाल के लिए तो बड़ी रिस्पेक्ट है, मतलब वो बंदे के लिए। उन्होंने कमिट भी करा और उन्होंने अचीव भी जो किया अपने लाइफ में। मतलब आप जैसे फास्टनेस की स्पीड, रफ्तार की बात कर रही थी। हाँ, उनकी बहुत स्पीड रही है। आप यार ओयो की स्पीड देखो, क्या रफ्तार से वो आगे बढ़े थे। करेक्ट। मेरा सबका ही ये सवाल है, ठीक है? पहली बार मैंने देखा है ऐसा नेगोशिएशन, और मेरे को पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, बट आप इतने एडमेंट क्यों थे? आप इतने मतलब अड़े क्यों हुए थे कि मेरे को घंटों की कमिटमेंट चाहिए? ऐसा क्यों था? आपको वो आवर्स क्यों चाहिए थे उनके? क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इक्विटी कमिट कर रहे हैं, 1% कंपनी की इक्विटी देने के लिए रेडी है, तो सामने वाला भी कमिटमेंट दे। धंधा है ना, हमेशा कमिटमेंट पे होता है। अगर कमिटमेंट नहीं है तो बिजनेस कभी नहीं हो सकता। हम 1% कमिट कर रहे हैं अपनी इक्विटी का, तो सामने वाले को भी आवर्स कमिट करने चाहिए। ओके। और ये बात कैसे शुरू हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। हम 150 करोड़ की वैल्यूएशन लेके गए थे। करेक्ट। उनने हमको 20 करोड़ की वैल्यूएशन दी। तो हमने उनको क्वेश्चन करा कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन आपने कैसे दी, है ना? तो क्या हिसाब से? अच्छा, ये आपने बोला? ये हमने बोला उनको। ये 1.5 से 2 घंटे का जो एपिसोड चलता है, फिर हमको 20 मिनट। हमने बोला ये आपने कैसे दी? तो उन्होंने हमको ये जस्टिफिकेशन दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे ही नहीं दे रहे, साथ में आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप भी मिलेगी हमारे से, और हमारे कॉन्टेक्ट्स भी आपको हेल्प करेगी। जो आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में इन लोग बोलते हैं कि मैं आपको ये कांटेक्ट है, मेरे ये कांटेक्ट है, मेंटरशिप करूंगा, मैं आपकी इधर बात करा दूंगा, हाँ मैं आपकी यहाँ हेल्प आउट कर दूंगा, मैं यहाँ हूँ। हमको भी यही बोला कि हम मेंटरशिप देंगे आपको। हमने बोला मेंटरशिप दोगे ना, कितने घंटे दोगे? अच्छा, ये बात शुरू वहां से हुई थी कि अच्छा, तो ये स्पॉन्टेनियसली निकल के आया? हाँ, ये प्लान नहीं था कि मैं 50 घंटे मांगूंगा? बिल्कुल प्लान नहीं था। अच्छा, तो फिर उन्होंने जिस तरीके से एपिसोड बनाया, ऐसा लगा कि आप लोग यही डिस्कस करके आए हो कि घंटे मांगते हैं सीधा इनसे? वो घंटे हम बाहर गए, फिर हमने ये सोचा, हमने डिस्कशन ये किया कि भाई अगर ये बोल रहे हैं मेंटरशिप वाला, तो अपन भी फिर घंटे वाला पॉइंट बोलते। अच्छा, तो हमने उनको बोला कि ठीक है, तो आप मेंटरशिप दोगे तो कितने घंटे दोगे? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ थोड़ी होता है घंटे। हमने बोला चलो 50-50 घंटे आप दे दो। इस तरह से वो बात शुरू हुई थी। फिर 25 से नेगोशिएशन करके हम 20 तक रेडी हो गए थे। रितेश भाई ने 20 कमिट किए थे, बट अमन भाई ने नहीं करे। नहीं, आई थिंक 25 ही करा हमने। हाँ करा था। हाँ, मैं 25 कर रहा था। मैं बोला यार कर दो, 5 कर दो। देखो, जब तक आप पिच पे हो तब तक खेलते रहो, सिंपल है। ट्रू। बट क्या आपको लग रहा है आप खेलते हुए हिट विकेट हो गए, या आपको छक्का ही मारना था और लोगों को पता ही नहीं चला छक्का मारा गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हिट विकेट तो मे भी शायद अमन और रितेश हुए, क्योंकि जब कंपनी का IPO आएगा या कंपनी बड़े लेवल पे जाएगी तो वो उनको ही रिग्रेट होगा, क्योंकि हम तो 20 घंटे के बदले उनको एक कंपनी की 1% इक्विटी दे रहे थे। ओके। जिसकी वैल्यूएशन क्या होगी फ्यूचर में अपन सब देखेंगे। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी बात भी, जैसे उनके लेवल, आपकी बात आपके लेवल पे सही है, क्या उनकी बात भी सही हो कि यार मैं घंटे कैसे कमिट कर दूं, क्योंकि उनको भी कंपनी चलानी है अपनी इतनी बड़ी बड़ी, और उनकी टीम है। तो मैं 1% कमिट, 1% इक्विटी कैसे कमिट कर दूं? 1% बहुत बड़ी इक्विटी है। तो फिर करेक्ट। तो ये कोई और प्लस है ना, जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि उनको कोई ना कोई रीजन देना होता है। शार्क टैंक का एक पैटर्न है। अच्छा। किसी भी कंटेस्टेंट को उन लोग रिजेक्ट करते तो सीधा रिजेक्ट नहीं करते, वो आपको कुछ ना कोई रीजन देते हैं। हर शार्क देखना कुछ ना कुछ रीजन दे के आपको ना बोलता है
कि मैं ये रीजन से आउट हूँ, ये रीजन से आउट हूँ। और अगर रीजन ना मिले तो बोल दो मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। हाँ, एक्सपर्टीज नहीं, ये हमारे केस में उनने 1 मिनट में हमको डिसीजन लेने के लिए बोला, 1 मिनट में आप बताओ कि मतलब यस या नो। हाँ, जो बार बार बोल रहे थे कि यस और नो बताओ, तकलीफ हो रही है, आप जल्दी बताओ। हाँ, मुझे याद है। हाँ, फिर 1 मिनट में 1% कंपनी की इक्विटी इंसान कैसे दे सकता है, और भी उस कंपनी की जिसका रन रेट आज 30 करोड़ का चल रहा है। हाँ, इनिशियल स्टेज अब तो बढ़ गया होगा, अब तो बढ़ गया। अब कितना है वैसे, अब कितना रन रेट है आपके हिसाब से इस साल का? देखेंगे, मार्च में पता चलेगी। अब तो पब्लिक हो जाएगी कंपनी, आप देख लेना। पब्लिक तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि पब्लिक जा रही है कंपनी, मजा आएगा। 110%। कंपनी को हमने इसी तरह से बनाया है, मतलब हम टैक्स भी भरते हैं, हम सब चीजें करते हैं, हर चीजें हमने कंपनी को इसी तरह, कॉम्प्लायंसेस भी इसी तरह मेंटेन है, तो मुझे इतनी दिक्कत पता है नहीं आएगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस का, वो सारा हमारा क्लियर हो ही जाना है। ये कंपनी हमने उसी तरह से चलाई है, एकदम सिस्टमेटिक वे में जैसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्रॉपर वो पहले से है, जो शायद से फर्स्ट कंपनियां बाद में जाके ठीक करती होंगी। जब उनको आईपीओ लाना होता है तब वो शुरू करती है कि हमको करना है। तो आपने वो शुरुआत से एक स्ट्रेटजी रखा था। मेरा काम ही ये था, तो कंपनियों से मिलता था, तो मुझे पता है कि इस तरह से ऐसे करना है, और विजन भी था कि फ्यूचर में जाके आईपीओ, वही विजन वाली बात आईपीओ तो लाना ही है। बट ये अभी लाना ये नहीं था, लाना जरूर है ये। अब आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख गई होगी, अब दिख गई है कि कैपिटलाइज अभी कर सकते हैं, प्लस मार्केट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बट कैपिटलाइज किस चीज पे? रिटेल इन्वेस्टर के पैसे पे या फिर इस मार्केटिंग पे? क्योंकि अगर आप आईपीओ नहीं भी लाओगे, कंपनी तो ग्रो करेगी, आपका उतना ही तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, आईपीओ आने से कंपनी का प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा ना। अग्री कर। तो कैपिटलाइज किस चीज पे हो रहा है? विजिबिलिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे अभी कोई बंदा बैठा है कनाडा के अंदर, उसको हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी चाहिए। अच्छा, ठीक है, कनाडा में चाहिए उसको। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसको हम पे आप एग्जांपल दे रहे हो कि एक्चुअल बता रहे हो? एक्चुअल में भी चाहिए। एक्चुअल में भी मैंने मेल दिखाया अंगद को। अच्छा, तो वो भी चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताता हूँ। समझो किसी को चाहिए, कोई बाहर बैठा है, उसको आप बोलते हो कि भाई मैं शार्क टैंक पे आया था, तो हो सकता है वो थोड़ा देखे, सोचे समझे। जैसे आप बोलते हो कि मेरी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, तो आपकी कंपनी का जो परसेप्शन है वो पूरा बदल जाता है। ट्रू, ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्ट इतना, चाहे आपका वेंडर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, चाहे आपके साथ कोई काम कर रहे हो, अगर आप नए स्टाफ भी लेके आ रहे हो, आप बोलते हो कि अपनी कंपनी है ना भाई, लिमिटेड है, इसके शेयर्स है, तो वो तुरंत आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है। तो दैट इज द रीजन हम आईपीओ, कि आईपीओ से सिर्फ और सिर्फ पैसा रेज होना ये कुल नहीं, विजिबिलिटी जो मिलती है वो अलग लेवल पे। इंडिया के अंदर सिर्फ 5,500 कंपनी है जो लिस्टेड है। करेक्ट, सिर्फ 5,500, 150 करोड़ की आबादी, उसमें से एक जोरको होना बहुत बड़ी बात है। वो भी आई थिंक पहली शार्क टैंक कंपनी, पहली शार्क टैंक के इतिहास में। क्या कोई ग्लोबल शार्क टैंक कंपनी है जो लिस्ट हुई आज तक? ग्लोबल का मुझे पता नहीं है, इंडिया का मुझे 100% पता है। हाँ, इंडिया में कोई शार्क की कंपनी है जो लिस्टेड है? जोमैटो है, और कोई है जो लिस्टेड है? और ओयो का प्रोसेस चल रहा है पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से बोर्ड का भी शुरू हुआ था, मामाअर्थ का भी शुरू हुआ था। वैसे तो मामाअर्थ ने कर दिया लिस्टिंग हो गई है उनकी। अच्छा, ओके, बोर्ड का भी चालू हो गया है प्रोसेस, बोर्ड भी आईपीओ प्लान कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट है मेरा इसी वाले चीज के अराउंड सवाल। जब उन्होंने कहा 1% फॉर 20 लाख फॉर 1% था दोनों का कुल मिला के, एंड बाकी का डेट, तो आपने कहा 20 लाख रुपए मत दो, आप पूरा डेट कर दो, 1% ऐसे ही ले लो। तो आप 20 लाख रुपए ही अगर ले लेते तो फर्क क्या पड़ता? आपने वो 20 लाख रुपए को भी लेट गो क्यों करा? हाँ, क्योंकि यार वही हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 20 करोड़ की वैल्यूएशन मत दो आप फिर। अच्छा, हाँ, फिर आप पूरा मेंटरशिप ही दे दो ऐसा, क्योंकि वो किसी भी लेवल में जस्टिफाइड नहीं है ऐसा। और ये उनके लिए भी किया कि उनको भी अच्छा रहे कि पूरी 100% मेंटरशिप इक्विटी मिल रही है उनको, सिर्फ 20 घंटे के बदले। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि क्या इनका 20 आवर्स या 50 आवर्स इज एक्चुअली मोर वैल्यूएबल देन उनका 10 लाख रुपए? बट वैसे होगा, मतलब इट्स लाइक कि वो 10 लाख रुपए देने को रेडी है बट 20 घंटा देने को रेडी नहीं है। हाँ, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था, क्वेश्चन नहीं है इसमें कुछ, बट मैं सोच रहा था कि वो अभी उस लेवल पे जहाँ पे एक्चुअली उनका
20 घंटा इज मच मोर वैल्यूएबल देन 20 लाख रुपए। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे को लगेगा यार 20 लाख रुपए से मैं बोलूंगा मेरे से एक हफ्ता काम करा लो, मैं कर लूंगा, मेरे साथ ही बैठ जाओ एक हफ्ता। बट फॉर देम इट्स एक्चुअली सो वैल्यूएबल। द टाइम इज मनी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ फिट हो रहा है कि बिल्कुल, 100% इन रियल लाइफ कि नहीं मैं टाइम नहीं दूंगा, तुम 20 लाख ले लो 100%। तो मेरा एक हर घंटा 1 लाख से ज्यादा वर्थ है। बिल्कुल है, तो वो है यार, टाइम इज मनी वाली बात। 100%। तो यार ये तो हो गया शार्क टैंक की बातें। बट शार्क टैंक में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी जिसपे मेरे को लगा था अभी कुछ डिस्कशन होगा, बट कुछ हुआ ही नहीं। आपने कहा था कि आप रैपर भी हो, आपने रैप किया है। तो थोड़ा सा अगर आप बताओ कहाँ से आप क्या रैप करते थे, किस टाइप का रैप था, देसी हिप हॉप था या कुछ गुजरात का कुछ कल्चर था, और अगर आप कुछ एक वर्ड सुना सको जो आपने लिखा हो कोई रैप का। मैं बेसिकली कॉलेज वगैरह में रैप करता था। अच्छा। रैप का बड़ा शौक था उस समय, जमाना था यूयू हनी सिंह। अच्छा। अपने हनी सिंह वाले वॉल्यूम 1 सुना है आपने? हमने हनी सिंह को अच्छे से सुना है, हर एक चीज सुनी है हनी सिंह के। तो वॉल्यूम 1 सुना है आपने? अब वो हनी सिंह तो बताता है, हनी सिंह ने तो नहीं गाया है वो। हनी सिंह का है कि नहीं छोड़ो, वॉल्यूम 1 सुना है आपने? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। फिर ठीक है। तो बेसिकली उस समय रैप वगैरह बहुत करता था, शौक था। हाँ। तो अगर आप कोई रैप का ऐसे वर्ड सुना सको, कोई जो आपने ओरिजिनल लिखा हो। ओरिजिनल? हाँ बहुत सारे लिखे हैं। कुछ सुना दो, कुछ एक है ना, मैंने मेरे वाइफ के लिए लिखा था। अच्छा, सुनाता हूँ मैं आपको। आप मैरिड हो? हाँ मैं मैरिड हूँ। अच्छा चलो इस पे भी आएंगे, बट पहले हाँ वाइफ के लिए रैप जो आपका था। तेरे इश्क में जाना जाना ये क्या हुआ, तेरे इश्क में जाना, रात दिन तेरे ख्यालों में रहता हूँ, खुली आंखों में तेरे सपने में देखता हूँ, जा पास तो आना जरा, पूछ जरा हाले दिल का, ओ जाना जाना, बड़े बड़े देखता हूँ, देखे देखे सोचता हूँ, चारों दिशाओं में बस तुझी को मैं देखता हूँ, दीवानों के गलियों में सजूं, परवानों के सड़कों पे सजूं, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी तमन्ना, दीवाना दीवाना परवाना परवाना। अरे ये मतलब कब लिखा था आपने, किस? बस मतलब जब हम एंगेज हुए थे बस उसके बाद। अच्छा तो कब हुई है वैसे आपकी शादी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। सो यू आर अ फैमिली मैन? हाँ मैं जोरको मैन। यू आर अ जोरको मैन। जोरको के अलावा बट यू आल्सो हैव अ फैमिली, तो आपके लाइक बच्चे हैं? नो जोरको इज माय बेबी। Zorko is your baby right now, and do you plan on having a human baby also? Yes, after 1 year. After 1 year, IPO के बाद सीधा? IPO के बाद। Agree. Because यार बच्चे comes with a responsibility। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे सको, ऐसा नहीं ना आपने बच्चा पैदा करके आपने मम्मी को दे दिया, अब आप अपना ऑफिस जा रहे हो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई हम जब बच्चा पैदा करें तो दोनों कंबाइन एफर्ट डाले, है ना? ट्रू। और मैं भी टाइम उसको पूरा दे सकूं, है ना? मतलब ऑफिस के अलावा भी 3 4 5 घंटे दूं। करेक्ट है ना? मेरा ना यहाँ पे थोड़ा सा वो है जो मेरा मन में खुद की एक दुविधा सी है, आई थिंक आप मेरे को अच्छी एडवाइस दे सकते हो। इट्स लाइक अ स्मॉल ब्रदर आस्किंग अ बिग ब्रदर। अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैंने अपनी ये सोशल मीडिया एजेंसी ग्रोथ रॉकेट भी स्टार्ट करी है, एंड अब अभी आई एम इन दैट एंटरप्रेन्योरशिप प्लस कंटेंट क्रिएशन वाला स्पेस, एंड नाउ आई एम 25, है ना? तो अभी वो वाला एज आ गया जहाँ पे दूर दूर से ऐसी बातें आने लग जाती कि शादी कब करेगा, 3-4 साल नहीं, अभी हो जानी चाहिए 2 साल में। बट मेरे दिमाग में थॉट आता है कि यार शादी तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, अभी तो बिजनेस करना है, उसको सेटअप करना है, सस्टेनेबल बनाना है। अभी तो जस्ट ग्रो कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बट सस्टेनेबल बनाएंगे, कितना कुछ करना है। तो शादी अपने आप में एक प्रोजेक्ट पहले कि लड़की ढूंढो, सही बात है, घर वालों को मिलाओ, है ना? फिर शादी हो, फिर शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। तो मतलब मुझे नहीं पता मैं सवाल क्या पूछूं, बट मेरी ये दुविधा है कि यार मैं ये सब करना चाहता हूँ बट मैं घर वालों की बात भी रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? आप क्या बोलोगे मेरे को? कंटेंट क्रिएटर से शादी कर लो। अच्छा। हाँ, दोनों मिलके कंटेंट भी बनाना। हाँ, शादी की शादी हो जाएगी, कंटेंट भी बनाना। सेम प्रोफेशन से ले सकते हो, मतलब कोई अगर मिले। नहीं मतलब इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द पर्सन, इट्स अबाउट कि अगर मैं शादी करने जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना? हाँ मैं अग्री कर रहा हूँ, बट ये प्रोसेस अगर हो जाए मतलब स्मूथली, अगर आपके साथ ही कोई ऐसे आपको मिल जाए जो आपके साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हो और आप लोग के दिल मिलते हैं, है ना, तो आगे आप बढ़िए। अच्छा, डेफिनेटली। तो शादी करना इस लाइक बढ़िया है। अच्छा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 25 में करनी है, 27 में करनी है, 28 में करनी है। आपकी किस एज पे हुई थी? मेरी 25 में हो गई। 25 पे आपने शादी कर ली थी? 25 में हाँ एंगेज हो गया था, फिर 25 एंड हाफ लग समथिंग में शादी हो गई थी। अच्छा, एंड लाइक इज शी आल्सो फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड या फिर कुछ? हाँ, शी इज MBA इन फाइनेंस। अच्छा, तो वो भी वही, तभी आप ये एडवाइस दे रहे हो कि आप अपने नीश में देखो।
तो शादी इज लाइक अ कोलैबोरेशन नाउ, जैसे कंटेंट क्रिएटर कोलैबोरेट करते हाँ, हैं, मतलब चलो शादी में कोलैबोरेट कर लाइफ लेते टाइम हैं। कोलैबोरेशन है वो। करेक्ट। मतलब लाइफ टाइम में आपकी साझेदारी है उसके अंदर। तो फेयर इनफ। हाँ, तो मेरे को आप ये बताओ कि अभी जैसे जितने भी शार्क टैंक पे ब्रांड्स आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं, सही बात है ना? और आपके भी 2-3 क्लिप्स बड़े वायरल हुए हैं, तो कौन से वो क्लिप्स है जो आपको सबसे ज्यादा देख रहे हो मजा आ रहा है? एक तो आई थिंक वो विनीता वाला है वो बहुत कि आपको लूट लिया मैडम, आपको लूट लिया उस पे 12-12 13-13 मिलियन व्यूज आ रहे, कुछ 12-13 मिलियन व्यूज है। दिखाना वीडियो कौन सी है, आप मीम अगर दिखाओ मेरे को। हाँ बिल्कुल। सो एनीवे, जितने आनंद भाई आप मीम खोल के दिखा रहे हो, मैं आप लोग को मेरे कंटेंट एज अ सर्विस स्टार्टअप ग्रोथ रॉकेट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं आप करते क्या हो कंटेंट क्रिएशन के अलावा। सो आई रन दिस सोशल मीडिया एजेंसी कह सकते हो, या कंटेंट एज अ सर्विस स्टार्टअप ग्रोथ रॉकेट कह सकते हो, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बिजनेसेस की एंड फाउंडर्स की मदद करते हैं सोशल मीडिया पे वायरल जाने में। इट कुड बी थ्रू कंटेंट क्रिएशन, इट कुड बी थ्रू मीम मार्केटिंग कैंपेन, इट कुड बी थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर किसी भी ब्रांड को कोई भी ज़रूरत होती है सोशल मीडिया पे वायरल जाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने में, वी हेल्प देम विद दैट। जैसे पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सारे टॉप ब्रांड्स जैसे कि पोकरबाजी के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएशन कैंपेन्स करे हैं, एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स को हमने कंप्लीटली ऑर्गेनिकली विद इन 7 to 8 months 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करने में हेल्प करी है। हमने उनके लिए प्रॉपर न्यू पेजेस बनाए हैं जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिकली हमने 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करे हैं। इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, एंड लिंक्डइन पे भी हम बहुत सारे लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। तो इफ़ यू आर अ बिजनेस ब्रांड और इफ़ यू आर अ पर्सनल ब्रांड हु वांट्स टू क्रिएट कंटेंट, गो वायरल ऑन सोशल मीडिया, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। ग्रोथ रॉकेट की जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली हमारे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड हमारा पूरा फंक्शनिंग का सिस्टम ऐसा होता है कि हम ब्रांड्स के लिए एंड पर्सनल ब्रांड्स के लिए पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी है वो पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ ब्रांड स्ट्रैटेजी, देन थिंकिंग ऑफ द कंटेंट टॉपिक्स, डूइंग द रिसर्च, राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स टू शूट द वीडियो, फिर शूट करके एडिट करना, सोशल मीडिया पे डालना, या अगर किसी को मीम मार्केटिंग आजकल काफ़ी लोग कराना चाह रहे हैं, तो ये जितना भी काम होता है सोशल मीडिया पे वायरल जाने का, और हर ब्रांड के लिए एक डिफरेंट कैंपेन सूटेबल होता है। किसी को मीम से फ़ायदा मिलेगा, किसी को ऑर्गेनिक कंटेंट से मिलेगा, किसी को इन्फोटेनमेंट से मिलेगा, और किसी को एक शायद से एक नए कैंपेन से फ़ायदा मिले। तो वी हेल्प द ब्रांड्स विद द स्ट्रैटेजी ऑल्सो एंड द एग्जीक्यूशन ऑल्सो। तो इफ़ यू आर अ ब्रांड वंस अगेन, या फाउंडर, या फिर अ मार्केटिंग हेड, check out Growth Rocket's website link in description and we will be very happy to have a discussion with you. And I think आनंद भाई ने अब खोल लिया है मीम, तो हम लोग अब मीम चेकआउट करते हैं। ये कौन सा मीम भेजा है? Just lol things। अच्छा, हाँ। ओ 13.3 मिलियन यूज है, चलाना क्या है? और इस पे कोई भी सूरत में मेरा हाई स्ट्रीट की दुकान है 200 स्क्वायर फीट की, उसका रेंट 70,000 है। मैम आपको फिर लूट लिया है उनने। सही बता रहा हूँ आपको, 100 रुपए कारपेट रेट चल रहा है सूरत में पॉर्च। अगर मैं आपको दिलाऊं तो आप क्या देंगे? रॉयल स्टाइल नहीं, रॉयल पर्सनालिटी। तो ये इस पे 1 मिलियन तो लाइक हो गए। अच्छा, हाँ, और ऐसे एक नहीं कितने सारे जगह पे बहुत सारे होंगे। बट आपने ये मीम्स बनाने का कुछ कैंपेन कराया? अरे कुछ भी नहीं कराया, प्योर ऑर्गेनिक। हमको तो हम सुबह उठते लोग बेचते के तुम्हारा यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। हाँ। और आपने एक और चीज कही थी जो मैं सुन के बड़ा शॉक था। आपने कहा था कि सब फ्रोजन होता है। हाँ। तो विनीता ने कहा था कि यार हम तो रेस्टोरेंट फ्रेश खाने जाते हैं। मेरा भी ये था कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो फ्रेश खाने जा रहा हूँ। आपने कहा था लेकिन सारे बिग रेस्टोरेंट फ्रोजन, कोई भी रेस्टोरेंट सारे फ्रोजन, सारे फ्रोजन। मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊँ, डोमिनोज के अंदर बेस वहां पे बनता है, आपने देखा होगा। हाँ, है ना, कुछ तो कर रहे होते हैं। हाँ, वो बेस ऐसे कर रहे होते, बेल रहे होते। तो बेस का जो आटा आता है, जो इतने इतने उनके बॉल्स आते हैं आटे की, वो तक फ्रोजन आते हैं, मतलब मैदा तक फ्रोजन आता है। आप क्या बात करते हो? अच्छा, हाँ। मैकडी के बन्स फ्रोजन आते हैं। मतलब आप जो बन खा रहे हो सकता है वो 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पुराना हो। अच्छा, फ्रोजन, वो डिफ्रोस्ट किया जाता है मशीन में डाल। तो ये तो बिल्कुल पता ही नहीं है लोगों को। आई एम डेड श्योर लोगों को बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बट ये ओपन सीक्रेट है, आप कहीं पे भी किसी को भी पूछ सकते हो, चाहे मैकडी हो, चाहे बर्गर किंग हो, चाहे डोमिनोज हो, चाहे पिज्जा हट हो, या कोई भी XYZ बड़ी चेन हो, उसको फ्रोजन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तभी तो टेस्ट सिमिलर होगा। अगर सभी मैकडी अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो गुड़गांव में अलग टेस्ट आएगा, नोएडा में अलग आएगा, सूरत में अलग आएगा। करेक्ट। मैं ना जब भी देखता हूँ कोई बताता है उन्होंने फ्रेंचाइजी खोली हुई है, तो मेरा भी मन करता है यार कि मैं भी किसी बड़े ब्रांड से एसोसिएट हूँ। बट फिर मेरे दिमाग में सवाल आता है कि हाउ डू आई डिसाइड, लेट्स से मेरे को नोएडा में एक दुकान खोलनी है, फ्रेंचाइजी खोलनी है किसी ब्रांड की,
तो मुझको किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि मैं कौन से ब्रांड की खोलूँ? क्या है, अगर मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है, मैं किस बेसिस पे वैल्यूएट करूँ कि मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी खोलूंगा? देखो, आपका एक जो एक्सपेंस है वो रिजनेबल लग रहा है, और आप रिस्क देखो, आप कोई भी धंधा कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंचाइजी लेके करो या बिना फ्रेंचाइजी लेके करो, धंधा है तो रिस्क तो हमेशा रहेगा। ओके। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो सुपर मतलब चलना ही है या 100%। बिल्कुल। ये एकदम से इंसान को मान के चलना चाहिए। रिस्क एपेटाइट हो तो भी बिजनेस करना चाहिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरी पूंजी कितनी है, और इतनी पूंजी अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरे को नुकसान कितना होगा इसमें। मतलब अगर आपके पास पैसे ही लमसम जोड़ के समझो 25 लाख रुपए है, करेक्ट, और आपने 25 लाख रुपए वाली कोई फ्रेंचाइजी ले ली, बहुत गलत डिसीजन है। तो आपका गलत डिसीजन है। हाँ, आपके बैंक में 2.5-3 करोड़ रुपए पड़े हुए और आपने 25 लाख रुपए दे दिए, और वो कुछ XYZ कोई रीजन से, भगवान ना करे, कुछ नहीं चला, तो भी आपको दिक्कत नहीं है। नहीं, ये तो हो गया कि चलो डाइवर्सिफाई तरीके से, ये पहला स्टेप है। ओके। कि आपका बजट कितना है और आपके पास स्पेयर बजट कितना है, उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि फ्रेंचाइजी, तो उसमें आपकी 80-90% तो फ्रेंचाइजी ऐसे ही छट गई। ओके। हाँ, मतलब अगर आपका बजट 10 लाख रुपए आपके पास स्पेयर है, आपकी खोने की कैपेसिटी, तो बाकी के तो सारे 10 लाख के ऊपर वाले तो सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो गया। अब 10 लाख वाले ऑप्शन बचे। हाँ। अब 10 लाख में आप ये सोचो कि भाई मैं अगर खुद धंधा शुरू करता तो मुझे कितना पैसा लगता, तो उसमें भी आपका अगर 8-9 लाख रुपया लग रहा है, और 8-9 लाख रुपए में आपको कोई फ्रेंचाइजी मिल रही है ना, करेक्ट, तो आप फ्रेंचाइजी ले लो। तो खुद करोगे तो वापस सीखना करना, किचन सेटअप करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे। यही सीखने में लग जाएगा कि किचन के साथ काउंटर अटैच क्यों होता है। अच्छा, हाँ, क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कोई बंदा ऑर्डर देता है, हाँ, तो जितना पास हो उतना बेटर। मैं तुरंत KOT जिसको बोलते हैं हम, अच्छा, है ना, किचन ऑर्डर टिकट जो बोलते हैं, हाँ, तुरंत मैं पीछे दे सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने आगे वहां पे काउंटर रख दिया तो वहां से चल के मुझे आना पड़ेगा, वहां पे दूंगा, तो उतना मैन पावर यूटिलाइज होगा बिना फालतू। और उसको फास्ट फूड बनाना है तो और तेज बना। तो फास्ट फूड में इसके लिए अटैच होते हैं नॉर्मली। तो वैसे आप इधर आए कैसे? आप एकदम ट्रेडर थे, ठीक है, और आपने ट्रेडर और इन्वेस्टर थे, और आप SMEs वगैरह के साथ आपने करा है, बट आप एकदम फूड बिजनेस में कैसे आ गए जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था? क्योंकि ये मुझे मार्जिन वाला बिजनेस लगा, और मुझे ये लगता है कि फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसपे कोई MRP नहीं होती। ट्रू। बाकी हर चीज के लिए अगर मैं कोई भी चीज का धंधा करता तो उस पर MRP रखनी होती है। अगर मैं चिप्स का पैकेट बेच रहा हूँ तो 20 रुपए MRP है, तो 20 रुपए में बेच पाऊंगा। करेक्ट। या मेरे कॉम्पिटिटर है कोई, अगर 15 में बेच रहा है तो वो 15 से ज्यादा नहीं बेच सकता, क्योंकि लोग जैसे लेज आता है, बालाजी आता है, लोग कंपेयर कर लेंगे। हाँ, ये एक ऐसी चीज है फूड जिसमें कोई कंपैरिजन का बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है। मतलब बर्गर आपको स्ट्रीट में हो सकता है 30-40 रुपए का भी मिले, और बर्गर जो है वो 400 रुपए का भी मिलता है। कॉफी का एग्जांपल ले लो, आपको रोड साइड 10 रुपए की भी कॉफी मिलती है, और आप 5 स्टार में जाके 700 रुपए की भी कॉफी पीते हो। ट्रू। क्योंकि उस पर कोई MRP नहीं है। तो ये बिजनेस मुझे ये समझ में आया कि इस पे MRP का कोई बर्डन नहीं है, तो ये धंधा किया जा सकता है यहाँ पे, और कस्टमर पैसा पे करने के लिए रेडी है। लोग 5 स्टार में भी जाके लोग 700 रुपए की कॉफी पीते हैं। तो इंडिया में लोग उस समय प्रिपेयर हो गए थे पैसा खर्च करने के लिए खाने पीने पे। कोविड सेकेंड वेव के बाद, या सेकेंड वेव आते आते ये पूरा अपना जो भी मिलेनियल जो बोलते हैं, या अपना जो भी अपने एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, वो सारा खाने पीने पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी। ट्रू। प्लस आपकी ब्रांडिंग भी वैसी है जो एक यंग ऑडियंस को अपील करती है। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों है? आप जिस तरीके से कह रहे हो, इट साउंड्स लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस टू डू, बट वी आल्सो नो कि 90% रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज फेल होते हैं। तो ऐसा क्यों? फिर उनका क्यों फेल हो रहा है? हाँ, वो होते हैं, पहला चीज इनएक्सपीरियंस, और दूसरा सबसे बड़ा चीज है जो शेफलेस की आप बात कर रहे थे, शेफ पे डिपेंडेंसी। अच्छा, वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, वो छोटे एग्जांपल से। रेस्टोरेंट जो बिजनेस है वो 365 दिन वाला बिजनेस है, और इस साल जो है 366 दिन है। हाँ, है ना? करेक्ट। और 14 घंटे का बिजनेस है। सुबह 11 बजे आप खोलोगे कैफे, ये टाइम है 11 बजे, और रात को 11 बजे तक तो चलाओगे। 12 घंटे, लाइक दिल्ली, मैं आपको एकदम ये बोल रहा हूँ, मिनिमम टाइम 12 घंटे मिनिमम चलाओगे। आपको 11 बजे अगर कस्टमर को सर्व करना शुरू करना है तो आपको 10 बजे कैफे खोल के कटिंग, चॉपिंग, साफ सफाई, टेबल साफ करना, ये सब करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, तो 10 बजे आपको आना है,
और रात को 11 बजे जब आप क्लोज करोगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा सफाई करोगे, हिसाब करोगे क्या खर्चा हुआ, क्या हुआ, 10 की नोट अलग करना, 20 की नोट अलग करना, ये सब करोगे, गल्ला जमाना और ये सब करोगे, तो आपको टोटली 12 घंटा ये और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 14 घंटा रोज बिजनेस, 365 दिन का बिजनेस, इस साल 366 दिन क्योंकि लीप ईयर है और इसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है। बाकी ऑफिसेस संडे क्लोज होते हैं। उल्टा ये चीज तो छुट्टियों पे और ज्यादा ही एक्टिव ही रहते हैं। जब सारे त्योहार है तब आपका सबसे ज्यादा चलना है। रक्षाबंधन भी आपकी यहीं मनेगी, होली भी यहीं मनेगी, दिवाली भी यहीं मनेगी, आपका हर त्योहार यहीं मनेगा। आप दिवाली पे घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि सबसे ज्यादा धंधा आपका उसी दिन होना है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये चीज की कोई आदी होता नहीं है ना। तो जब वो आते हैं 3 4 6 महीने करते हैं, उनको समझ में आता है यार ये तो मतलब कहाँ आ गए, मतलब 14 घंटे देने पड़ रहे हैं। और सैटरडे संडे हो गया तब मानो 11 से 1 चल गया, 2 चल गया और सुबह तो 11 बजे वापस खोलना है। करेक्ट। और गुजरात की बात करूं जैसे नवरात्रि हो गया तो नवरात्रि के अंदर तो 3 4 बजे तक चलता है। लोग 4 बजे तक गरबे खेलते हैं, उस समय तक चलता है। सुबह आके वापस आपको 11 बजे खोलना है। आप तो चलो गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हो, दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ तो एवरेज टाइम बंद होने का ही 1-2 बजे है। बताइए। और यहाँ तो क्लाउड किचन भी चलते हैं जो सुबह के 6 तक चल रहे हैं। अरे वाह। कुछ क्लाउड किचन 24 घंटे चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब दिस इज वेरी रेगुलर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक का दुक्का एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम जैसे नोएडा में बैठे हैं, आप सुबह के 6 बजे खोलोगे ना स्विगी जोमेटो, आपको 50-60 रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। अच्छा। जो मेरे ही 5 किलोमीटर के दायरे में है, 10 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ और एक्सट्रीम चलता है मेट्रोज में और भी ज्यादा। गजब। तो आप सोचिए इस चीज के लिए सामने वाला प्रिपेयर कभी नहीं होता है क्योंकि उसने क्या होती है, वो 9 to 5 जॉब की होती है या वो मैक्सिमम 10 घंटे काम किया होता है और संडे तो हमेशा छुट्टी ली होती है। करेक्ट। चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में हो। अब ये उसके लिए तो प्रिपेयर होते नहीं है। करेक्ट। तो आ जाते हैं और फिर वो दिक्कतें शुरू होती है। ये पहली दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत होती है शेफ वाली। अब डिपेंडेंसी होती है शेफ पे। अब शेफ पे वो भी 365 दिन तो काम कर नहीं सकता। करेक्ट। मल्टीपल शेफ चाहिए होंगे। मल्टीपल चाहिए या आपके पास जिस पे आपकी डिपेंडेंसी है वो 365 दिन ऐसा नहीं है बीमार ना हो, उसके घर पे किसी का ओकेशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसको गाँव नहीं जाना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो भी बेचारा ह्यूमन बीइंग है, उसको भी बीमारी हो सकती है, वो भी बेचारा घर जाएगा। करेक्ट। वो जिस दिन जाता है उस दिन टेस्ट बदल जाता है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था। फिर और तो कस्टमर जो आते हैं वो बोलते हैं वो पुराने वाला टेस्ट नहीं है। यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती टेस्ट में। दैट इज द रीजन 90% जो रेस्टोरेंट है, इसमें आपको एक और एड ऑन करता हूँ। ऐसा आंकड़ा है 100 रेस्टोरेंट में से 90% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद हो जाते हैं। अच्छा। ना पहले साल में। अच्छा। सिर्फ और बाकी जो 10 बचते उसमें से बाकी 5% आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं। ओके। और जो बाकी के 5% बचते हैं उन्होंने अगर 5 साल के अंदर चला लिया रेस्टोरेंट तो बाद में उसकी 3 जनरेशन उसी रेस्टोरेंट से खाती है। अच्छा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा। 5 साल अगर आपने चला लिया इसका मतलब है आपने सारे उतार चढ़ाव देख लिए। वो आपने चला लिया मतलब वो आपका गल्ला ऐसा सेट हो रहा है। अच्छा। कि अब आपकी 3 जनरेशन उसी से खाएगी। जैसे आप पुरानी दिल्ली और यहाँ जाओगे तो आप देखते हो ना कि लोग 3 जनरेशन से चला रहे हो, पराठे बेच रहे, वो ये वो लोग है। तो 5 साल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाना फाइन डाइन। तो डू यू थिंक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस विदाउट ज़ोरको या विदाउट ज़ोरको बोलूं एवरेज, इज इट अ गुड आइडिया राइट नाउ, या फिर मोस्ट लोगों को आप बोलोगे कि यार फूड मत करो, कुछ और कर लो? मैं बोलता हूँ QSR करो। QSR मतलब जिसमें माथाकूट। QSR इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, पिज्जा सैंडविच बर्गर ये सब बेचो। इसलिए नहीं ज़ोरको है। मुझे भी यही अच्छा लगा इसलिए मैं इस पे गया। नहीं तो मैं भी तो तंदूरी नान ये सब बेच सकता था, तंदूरी रोटी नान सब्जी कुलचा। बट मैं क्यों ये सब नहीं, क्योंकि इसमें माथाकूट ज्यादा है। इसमें आपको लेबर डिपेंडेंसी बहुत पड़ जानी है। ओके। मतलब अगर रोटी आपको सेकने के लिए बंदा तो चाहिए ना। करेक्ट। हाँ। QSR में इतना माथा बच्ची नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। वो कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने कहा शेफलेस किचन मॉडल भी बनाया जा सकता है जो हमने बनाया। जैसे इंडिया में वैसे और किसी का है शेफलेस, या फिर आप पहले हो जो चेन के तौर पे शेफलेस कर रहे हैं? शेफलेस। अच्छा, मैकडी शेफलेस, बर्गर किंग इज शेफलेस। अच्छा, तो सारे जो बड़े बड़े चेन्स हैं वो शेफलेस भी चल रहे हैं। पूरी दुनिया में इसीलिए छाए क्योंकि वो शेफलेस के कॉन्सेप्ट को लेके आए। अच्छा। आपने देखा इंडिया में कोई भी शेफलेस उतने लेवल मतलब उतना बड़ा ब्रांड। ऐसा कौन सा चेन है जो शेफलेस नहीं है? चलो पॉपुलर चेन जो शेफलेस नहीं चल रहा हो। ये हल्दीराम।
इसलिए आपने देखा होगा हल्दीराम में बड़ी कंप्लेन होती है, हल्दीराम जो दिल्ली में स्वाद है, अभी हमारे सूरत में 2 हल्दीराम खुले। अच्छा। बट लोगों के आप रिव्यू देखेंगे तो वो स्वाद नहीं दे पाता। अच्छा, करेक्ट। फिर हाँ, कैसे करेगा, हर जगह तो अलग बंदा छोले भटूरे बना रहा है। चलो कोई क्या कहते हैं, फास्ट फूड, थोड़ा वेस्टर्न ब्रांड जो शेफलेस हो। वेस्टर्न ब्रांड कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रांड बना और शेफलेस हो। अच्छा, सारे मतलब वेस्ट वाले सारे शेफलेस इज द वे टू गो फॉरवर्ड, अगर आपको बढ़िया चेन करना है, मल्टीपल करना है तो। नहीं तो वही होगा कि आप दिल्ली में आप हल्दीराम के छोले भटूरे खाओ और सूरत में खाओ, रात दिन का फर्क है। अच्छा। आप पानी पूरी खा लो, यहाँ की चाट खा लो हल्दीराम की, आप सूरत में खा लो, फर्क है। ये पूड़िया तो अब वो भेज नहीं सकता, कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। और बीच में आपने ये भी कहा था कि आपने ओयो में इन्वेस्ट करने के लिए उनको मेल भेजा था। हाँ बिल्कुल, वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया था। और आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ी थी, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? पहली बात तो आपने ओयो में क्यों इन्वेस्ट करा? आपको रितेश जी में ऐसा क्या दिख गया 2019 में कि आपको ओयो में इन्वेस्ट करना था? और क्या था प्रोसेस? कस्टमर केयर से आपने जब बात करी तो क्या निकला उसके बाद? फिर बेसिकली मुझे ऐसा, उस समय मैंने ओयो यूज किया था, है ना, बिजनेस के पर्पस से। अच्छा। मेरे को नहीं लग रहा बिजनेस पर्पस के लिए कोई ओयो नहीं जाता। मैं किसी काम से गया था तो मैंने ओयो यूज किया था। ठीक है। तो मेरे को बढ़िया लगा और मैंने फिर मैं सर्च किया कि ये कंपनी कौन चला रहा है, क्या चल रहा है, रितेश अग्रवाल के बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया। अच्छा। कुछ चीजें और मैं जो अपने हिसाब से जो सर्च करता हूँ वो चीजें सर्च की, तो मुझे ये लगा यार ये ग्रोथ स्टोरी बनने वाली है बहुत बड़ी, मतलब अच्छा। ओयो में। और रितेश अग्रवाल मेरे को हमेशा से मतलब लोगों को जानना समझना अच्छा लगता है, तो मुझे रितेश अग्रवाल पे कॉन्फिडेंस था। ओयो क्या बनेगा वो तो ठीक है, सेकेंडरी बात है, रितेश अग्रवाल कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा। ये मुझे 10,000% मेरे। ऐसा क्या दिखा आपको रितेश अग्रवाल जी में? यार एक तो काम बंदा और विजन बड़ा था और सिंप्लिसिटी, और कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा था उनसे। ओके। कि मैं जैसे मैं सोचता हूँ, मैं बड़ा सपना देखता हूँ, वो भी शायद दिख रहे हैं। हाँ। और वो चीज वो मेरे से पहले कर रहे थे। हाँ। वो चीज लगी कहीं ना कहीं, और इतने सारे लोगों से मिलता था एसएमई के लिए, है ना, तो एसएमई सेक्टर से तो मुझे एक आइडिया आ गया था कि इस तरह के लोगों को कुछ बड़ा होगा। तो इस तरह से मैंने उनको मेल किया, तो उनका मेरे पास जवाब आया। उनको लगा कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। जबकि मेरा ये था कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो ये मेरा था प्रपोजल, बट उनके कॉल सेंटर वाले समझ ही नहीं पाए। और वो भी अपने हिसाब से सही है, उनके पास भी ऐसा प्रपोजल कभी आया नहीं था। करेक्ट। हाँ, कि कॉल सेंटर पे थोड़ी कोई इन्वेस्टर आएगा कि... तो मैंने मेल कर दिए, उनके हायर अथॉरिटी से बात कर ली, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। और मे भी जो भी है उस तरह से बात नहीं पहुंची। बट हाँ, मेल में था तो मेरे पास था, और फॉर्चुनेटली रितेश अग्रवाल ही हमारे शार्क्स थे। तो मैंने वो प्रेजेंट किया, मेल उनको दिखाया। फिर वैसे आपकी शार्क टैंक के एपिसोड के बाद कभी हुई उनसे बात? अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा। मे भी होने वाली है ऐसा लग रहा है। उन्होंने पोस्ट करा था हमारा जब ऑन एयर हुआ था, उन्होंने स्टोरी शेयर करी थी हमारी, विनिंग जोरको करके लिखा था उन्होंने। अच्छा। जोरको विनिंग ऐसा कुछ लिखा था। जोरको विनिंग मतलब जोरको इज विनिंग, मतलब ऐसा कुछ तो लिखा था। अच्छा। उन्होंने। हाँ। तो आपने उनको मैसेज नहीं करा कि लेट्स मीट या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मतलब मीटिंग वाला कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पॉडकास्ट करेंगे उनके साथ। अच्छा। उनका भी, हाँ, उनका मैंने देखा है शायद, उनका कुछ चैनल पॉडकास्ट शुरू किया है। उन्होंने भी चैनल शुरू करा है, तो अब वहां पे जाएंगे अब नेक्स्ट, वहीं से आप पिच कर सकते हो कि मैं आपके में इन्वेस्ट। अब ऐसा पॉसिबिलिटी होता है अभी तो, जैसे ओयो काफी बड़ी कंपनी बन गई है, तो जैसे अब अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर की तरह जाओ कि यार मेरे को लेट्स से 5 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो इज इट अब पॉसिबल नाउ? अब तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, मतलब वैल्यूएशन भी उतनी सोर कर ली है, और अब तो आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो आईपीओ में ही करो इन्वेस्टमेंट, जिसको करना हो। करेक्ट। हमारे पास तो ढेर ऑप्शंस है। तो जैसे आप ऐसे ट्रेडर रहे हो, इन्वेस्टर रहे हो, आपने ऐसे रितेश अग्रवाल को ट्राई करा, ऐसा और कोई ऐसी बड़ी कंपनी या इन्वेस्टर स्टार्टअप फाउंडर रहा है जिसको आपने पहले से ही कोशिश करा हो कि इन्वेस्ट करके देखता हूँ कुछ? इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं, बट मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि काम इंसान को सिखाया जा सकता है, बट इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें सिखाई नहीं जा सकती है। इनहेरेंट होता है। तो इंसान को मतलब अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं हमेशा इंसान देखता रहता हूँ, कौन अच्छा है क्या। जैसे आपसे मिला तो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वैसे ही मेरे को हमेशा वैसे एक इंसिडेंट है, मतलब एक जो मेरे लाइफ का है। अच्छा। और वो ट्विटर को मैं, मतलब जो एक्स हो चुका है, उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अभी तक वो मेरे साथ है। आप ट्विटर यूज करते हो? हाँ। उसमें खोलिए ना, मेरा नाहर आनंद करके। ओके। मतलब मैंने एक ऐसे शख्सियत को मैं चाहता था
इसके बारे में एक प्रेडिक्शन बोलो या जो भी बोलो। हाँ 2012। अच्छा मुझे एक बताइए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 2014 में बने थे। आपने ट्विटर खोलिए। हाँ खुल गया है। हाँ कुछ तो आपने रोमांटिक सा ट्वीट डाला हुआ है लास्ट। मैंने बहुत कम ट्वीट डाले हुए हैं, यूज ही नहीं करता ट्विटर, बट ये सब चेक कर रहा था तो बट आपका तो वैसे ट्विटर पे भी काफी वायरल गया होगा, काफी लोगों ने लिखा होगा बहुत लोगों आपके ने बारे में। टैग किया, लेकिन हमने भाव नहीं दिया। भाव नहीं यार, हम ट्विटर बहुत कम यूज करते। ये देखिए एक चीज, ये 2011 का ट्वीट है। कब का डेट बताइए? मैं बता रहा हूँ 9 सितंबर 2000, वैसे 9/11 बन रही है डेट इसकी, 9 सितंबर 2011 है, लेकिन ये इनका है @नरेंद्र मोदी सर, आई वांट टू सी यू एज पीएम ऑफ इंडिया। एक लाइक है इसमें, मोदी जी का तो नहीं है बाय एनी चांस? वो पता नहीं। अरविंद नाहर, आपके अरविंद नाहर मेरे रिलेटिव है। हाँ तो आपने 2011 से ही था कि 2-3 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं पे भी ये नहीं था कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मतलब आज देखा जाए तो देश ने दुनिया में सबसे पावरफुल शख्सियत में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, और उस समय से मोदी साहब के मतलब हमारी इच्छा थी कि भाई मोदी साहब बने। तो ये मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई कैसे आपने रितेश अग्रवाल को देखा, वैसे ही लाइफ में कुछ भी लोग मिलते हैं या देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वाइब आ जाती है कि यार ये शख्सियत बने। और आप देखिए मोदी जी साहब मिले हो कभी इन रियल लाइफ? नहीं, वो स्कूल में आए थे हमारे यहाँ पे ना, एक साइंस फेयर जैसा कुछ था। अच्छा। तो उसमें आए थे। तो वही एक अकेले ऐसे मैंने पॉलिटिशियन देखे थे जो रुक के और एक्चुअली स्टूडेंट का सुन रहे थे कि भाई जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में सुन रहे थे, उसके बारे में सवाल पूछ रहे थे जेन्युइनली। अच्छा। बाकी पॉलिटिशियन लोग आते सिर्फ फोटो खिंचाते ऐसे रिबन काट के चले जाते। अच्छा। नरेंद्र मोदी एक्चुअल में कंसर्न था उनको कि भाई ये स्टूडेंट क्या बना रहे हैं और इसका कैसे यूज हो सकता है, और उन्होंने ये भी इंक्वायरी की कि इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, कोई योजना में लाभ हो सकता है स्टेट को। मतलब वो उस समय गुजरात के सीएम थे और उनका 3rd टर्म भी नहीं आया था तब तो ये भी निश्चित नहीं था कि हमको तो निश्चित था, मतलब इलेक्शन होना बाकी था। 2012 में गुजरात का इलेक्शन होना बाकी था, उसके पहले ये ट्वीट किया हुआ है मैंने। अच्छा, वही विजन वाली बात। वही विजन वाली बात। बट आपको मैं एक और बताऊं इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, ऑन अ सिमिलर लाइन, जैसे मेरी मम्मी ट्यूलिप टेलीकॉम करके पहले एक बहुत बड़ी ये इंटरनेट कंपनी, मेरी मम्मी उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी। तो जैसे मेरे घर पे वही पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई कह रहा है अच्छे, कोई कह रहा है वो अच्छे नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बताया था एक अपना एक्सपीरियंस कि वो किसी मीटिंग के लिए गई थी गुजरात में, उनको कुछ करना होगा, आई डोंट नो द निटी-ग्रिटीज, एंड उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें शी वॉज जस्ट अ पार्ट, शी वॉज नॉट लीडिंग, बट उस मीटिंग में अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो उन्होंने बताया कि वो और भी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के प्रेजेंस में रही है, ऐसा वो बहुत नेटवर्क नहीं है कि वो बात करती है, बट वो मीटिंग्स में रही है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी और मोदी जी वन ऑफ दोज थे जो जेन्युइनली बहुत गुड लिसनर्स थे। वो बात नहीं, ऐसा नहीं था कि वो बात करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग थी, उन्होंने आराम से बैठ के सुना, सब समझा, सब सवाल पूछे, एंड शी फेल्ट कि इतने बड़े मिनिस्टर्स होके भी ये बहुत अच्छे लिसनर्स है, सुन रहे हैं। तो सिमिलर टू व्हाट यू आल्सो सेड कि इट्स नॉट कि वो बस प्रेजेंस दे रहे अपना, बट वो एक्चुअली इन्वॉल्व्ड है इन व्हाट इज गोइंग ऑन। एग्जैक्टली। तो वहां से मेरे को वो फील आई ना कि यार ऐसे शख्सियत अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और बस फिर थोड़ा सा अगर मैं कंट्रोवर्सी की ओर जाऊं, थोड़ा सा काफ़ी लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ गया इंडिया में। आपका इस पे क्या टेक है? ऐसा यार कम्युनल टेंशन तो कहाँ, ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को लग रहा है, मैं कह रहा हूँ लोग तो कहते हैं, न्यूज़ में भी लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं। लोग का वो क्या है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अच्छा, तो उसको छोड़ दीजिए यार। फेयर इनफ। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है अराउंड यही, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पिक करा, एंड दिस इज समथिंग जो मैं हमेशा से बड़ा क्यूरियस रहा था कि जब 2014 का इलेक्शन भी हुआ था तो गुजरात मॉडल बहुत होता था, गुजरात मॉडल, बट व्हाट इज गुजरात मॉडल? व्हेन यू से कि गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल इज 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। मुझे बराबर याद है जब मेरा गाँव राजस्थान में है, हम राजस्थान में जाते थे तो वहाँ पे डेली पावर कट था 3 से 6 घंटे। अच्छा। मैंने बचपन से लेके मतलब जवानी तक कभी भी ये देखा ही नहीं गुजरात में पावर कट जैसा कुछ भी। अच्छा। कभी हमारे यहाँ पावर कट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सिटीज में भी पावर कट होते हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं होता था। गुजरात मॉडल इज हमेशा पाइपलाइन, हमारे यहाँ गैस सिलेंडर वाला कभी था ही नहीं। अच्छा।
छोटे छोटे घरों में भी पाइपलाइन जो पहुंचाया, दैट इज गुजरात मॉडल. ओके. गुजरात मॉडल इज कोई मतलब 8th के बाद प्राइवेट स्कूलों में भी गवर्नमेंट एड करके संस्था जाती है. जहाँ मैं अभी पढ़ा हूँ, मेरी स्कूल की जो फीस थी 8th स्टैंडर्ड में, दैट वाज ओनली 1500 रुपीज. बस खाली 1500 रुपये एक साल की फीस, बिकॉज वो गवर्नमेंट का एडेड स्कूल था. स्कूल प्राइवेट था बट 8, 9, 10, 11, 12 ये गवर्नमेंट से एडेड था. तो गवर्नमेंट फंड करती थी उनको. मतलब ये शिक्षा में वो पूरा काम कर रहे थे. और ये कौन से साल की बात है जब आप? मेरा स्कूलिंग हुआ 2012 तक. अच्छा, तो मतलब ये 2005 की बात होगी लगभग जो आप बता रहे हो. हाँ, 5, 6, 7 मोदी सरकार जब से है गुजरात में, 2002 से मोदी साहब सीएम बने, तब से लेके ये चीज चलती रही है. मतलब मैंने तो बचपन जब से होश संभाला है बीजेपी को ही देखा है. और जब बाहर स्टेट में हम जाते थे ना, तो हमको मालूम चलता था कि भाई ये सब प्रॉब्लम भी होती है. जैसे आज भी मैं आया तो यहाँ पे रोड के क्या हालत है. हम लोग ने कभी ऐसे रोड देखे ही नहीं है. हमने तो एकदम बढ़िया ही रोड देखे हैं. मतलब गुजरात मॉडल इज ऑल अबाउट गुड रोड्स, गुड इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा पाइपलाइन, अंडरग्राउंड वायरिंग. अच्छा, मतलब यहाँ पे अभी भी खंभों में ऐसे लटके रहते हैं. हमारे वहाँ पे ऐसा गुजरात में नहीं होता है, लेकिन बहुत कम. अंडरग्राउंड का काम तो सालों से उन्होंने करवा दिया है. ऐसे वो वाली फील आ रही है. रजनीकांत का वो मीम देखा है, वो चल रहे होते हैं पीछे डेवलपमेंट हो रही होती है. ऐसे मोदी जी चल रहे हैं पीछे डेवलपमेंट हो रही है यार. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो. अब मैं आपको जैसे गवर्नमेंट वाला जो आपको बताया वो, फिर उसके बाद कहीं पे भी आप अटकते हो और आपका प्रॉब्लम आ रही है, तो गुजरात में जितने भी एमएलए या एमपी है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. ओके. आप जाते हो, या हम सूरत या गुजरात की बात करेंगे तो हम सीआर पटेल के पास जाते थे अगर कोई प्रॉब्लम लेके, या हर्ष संघवी है तो वहां जाते हैं एमएलए के पास, तो प्रॉब्लम तुरंत रिजॉल्व होती है. अच्छा, तो ये सब ये है गुजरात मॉडल यार. मतलब अनगिनत चीजें. मैं आपको पानी का मतलब बिजली, पानी ले लो यार, पानी की कभी हमको कमी नहीं रही. मतलब हमेशा मीठा पानी आता था, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई. और यहाँ पे लोगों के पास कभी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, कभी 3 दिन बाद पानी आता है. हमारे तो ऐसे कभी गुजरात में रहा ही नहीं. तो अब मैं समझ पा रहा हूँ मॉडल. अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब अब नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय व्हाट दे मीन बाय गुजरात मॉडल. अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज और पूछूं, आपके हिसाब से मोदी जी के बाद कौन बने, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए आपके मन के हिसाब से, और कौन आपको लग रहा है रियलिस्टिकली ये बनेंगे आपके साथ? मुझे लगता है अमित शाह बनेंगे. अमित शाह बनेंगे. योगी जी नहीं लग रहा आपको बनेंगे? योगी जी भी बनेंगे बट अमित शाह जी के बाद. अच्छा, बीजेपी ही बैटिंग करेगी पूरे टाइम? 50 साल तक रहेगी. अच्छा यार, कांग्रेस रही 50 साल तो ये भी रहेंगे. कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता रहेगी इतना लंबा. नहीं, लास्ट टाइम रही. पिछले 50 साल रही वो. ऐसे ये भी 50 साल रहेंगे. इस साल क्या लग रहा है, कितनी सीट है बीजेपी के पास? आई थिंक एनडीए 400 पार. एनडीए 400 पार. बीजेपी तो मेरे को लग रहा है 350 प्लस तो है बीजेपी. अरे क्यों नहीं, इजी है, बिल्कुल कर सकते हैं. तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा ये पॉडकास्ट रहा है. हमने बिजनेस की बात कर ली, थोड़ा सा गॉसिप भी कर ली, पर्सनल लाइफ भी कर लिया, एंड पॉलिटिक्स भी हमने कवर कर लिया. थैंक यू सो मच आनंद भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए. एंड सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द नेक्स्ट शार्क टैंक फाउंडर दैट यू वुड लाइक टू सी ऑन दिस पॉडकास्ट. और ज़ोरको का जल्द ही आईपीओ आने वाला है, हमको पता चल गया है, तो अप्लाई ज़रूर कर देना. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आनंद भाई. कुछ भी अगर आप बोलना चाहो एक लास्ट हमारे व्यूअर्स को. बस अपना सब स्टार्टअप करिए, है ना. मैं तो यही कहना चाहूँगा यार. मतलब हर एक को मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा लगना ही चाहिए. हर एक को अपना कुछ ना कुछ रोजगार शुरू करना चाहिए, तभी हम देश को मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके जा सकते हैं. डेफिनेटली, है ना. वो तभी होगा जब अपने यहाँ से नई कंपनी निकलेगी, जैसे चाइना ने किया. अपने मास प्रोडक्शन में जाएंगे, कुछ बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना जल्दी पूरा होगा. और मैं तो चाहता हूँ $5 ट्रिलियन नहीं, $50 ट्रिलियन तक हम पहुँचे और दुनिया के सबसे विकसित देश में हमारी गिनती. अब आप पूछो $50 ट्रिलियन क्यों? मतलब विजन वाली बात है ना, ये सबको नहीं समझ आएगी. थैंक यू सो मच आनंद भाई, एंड वील सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.